अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन, और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं एक और बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ, और ये खौफनाक कहानी मेरे साथ मिसबा ने शेयर की है। मिसबा कहती है कि मैं कोर्ट मोमन की रिहायशी हूँ और मैं आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। मिसबा का जो घर है, जैसे गांव के टिपिकल घर होते हैं, मिट्टी का बना हुआ, उन लोगों का हवेली टाइप घर था। वो कहती हैं एक दफ़ा हम लोग घर का काम काज कर रहे थे, सफाई कर रहे थे, तो एकदम से हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि हम लोगों के सहन के एक कोने में से ज़मीन के अंदर से जैसे धागा सा निकला हुआ है। हम लोग बड़े हैरान हुए कि ज़मीन के अंदर से धागा किस चीज़ का निकला है। बिल्कुल मामूली सा छोटा सा वो धागा था जो ज़मीन के मिट्टी के अंदर से बाहर निकला हुआ था। जब इन लोगों ने उस चीज़ पर गौर किया और उसको थोड़ा सा खोद कर देखना चाहा कि आखिर ये क्या चीज़ है, जैसे ही ये लोग खोदते गए वो चीज़ बढ़ती गई, यानी वो धागा लंबा होता गया। इन्होंने थोड़ा सा उसको खोदा तो उसके नीचे से बहुत ज़्यादा तावीज़ात निकले। ये लोग बहुत हैरान हुए कि हम लोगों के घर के कोने में तावीज़ कहाँ से आ गए। वो तावीज़ बहुत अजीबोगरीब किस्म के थे। उनके ऊपर इस तरह से महसूस हो रहा था कि जिस तरह से खून के कतरे भी हैं, और उन खून के कतरों के ऊपर लिखाई हुई थी, और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो लफ्ज़ क्या है। और उनके ऊपर जो धागा लपेटा हुआ था वो भी ब्लैक कलर का था। हैरत की बात ये थी कि उनके साथ बालों के गुच्छे भी थे। ये लोग बड़े हैरान हुए कि आखिर ये क्या चीज़ है। इन लोगों ने उस चीज़ को निकाल कर, वहाँ से बाहर निकाल कर उस जगह को अच्छी तरह देखा कि यहाँ पर कोई और चीज़ तो नहीं है। वहाँ पर और कोई चीज़ नहीं थी। उन तावीज़ात को उठाकर वो लोग अपने घर के अंदर ले आए, और ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ये कहाँ से आए हैं और किसने हम लोगों के घर में ये तावीज़ात रखे या डुबाए हैं मिट्टी में। मिसबा कहती है जब हम लोगों को वो तावीज़ात मिले और हमने अपने घर के जिस कमरे में रखे, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि पता नहीं क्या मसला है, किसने हम लोगों के घर में ये तावीज़ फेंके हैं, रखे हैं या ज़मीन में डुबाए हैं। उस कमरे में से हम लोगों को इस तरह से महसूस हुआ जैसे उस कमरे में कोई है। हम लोग बड़े हैरान हुए कि हम लोग तो सारे बाहर बैठे हुए हैं। मिसबा की अम्मी, मिसबा की भाभी, वो लोग सारी घर पर थी। घर के मर्द घर में नहीं थे। मिसबा के भाई के 2 बेटे भी थे जो वहीं पर उनके पास खेल कूद रहे थे। वो लोग बड़े हैरान हुए कि जब सब घर से बाहर हैं तो कमरे में कौन है। कमरे में इस तरह से महसूस हो रहा था कि जैसे चीज़ों को कोई छेड़ रहा है। जिस अलमारी में उन लोगों ने वो तावीज़ात रखे थे, वो अलमारी, जब उन लोगों ने वो शोर शराबा सुना और अंदर जाकर देखा, वो अलमारी खुली हुई थी। वो लोग बड़े हैरान हुए कि ये अलमारी किसने खोली है। जैसे ही उन तावीज़ों की तरफ गए जो वहाँ पर पड़े हुए थे, तो वो ज़मीन पर गिरे हुए थे। वो लोग बहुत हैरान हुए कि ये तावीज़ कैसे गिर गए हैं। उन लोगों ने वो तावीज़ उठाकर दोबारा वहाँ पर रख के अलमारी को बंद कर दिया, लॉक लगा दिया। मिसबा कहती है जब से वो तावीज़ मिले थे हम लोगों के घर में कुछ डिस्टर्बेंस शुरू हो गई थी। ऐसा लगता था कि कोई हम लोगों के अलावा भी हम लोगों के घर में है, वजह किसी की प्रेजेंस फील होने लग गई। हम लोग बड़े परेशान थे। शाम का टाइम हो गया, दिन का सारा काम किया, ये भी टेंशन ज़हन पे थी, खौफ भी था, डर भी था कि पता नहीं ये क्या चीज़ है और क्या नहीं। अबू और भाई आए तो हम लोगों ने उन्हें भी बताया कि आज घर में से इस तरह से तावीज़ निकले हैं। उन लोगों ने भी देखे तो बहुत ज़्यादा हैरान हुए। अबू ने यही कहा कि सुबह वो ये तावीज़ लेकर जो गांव के इमाम साहब हैं उनके पास जाएंगे और उनको दिखाएंगे और पूछेंगे कि ये क्या चीज़ है। उन तावीज़ों को फिर वहीं पर रख दिया गया, उसी अलमारी में। मिसबा कहती है हम लोग खाना वगैरह खा रहे थे, रात का टाइम था, हम लोग अपने बरामदे में ही बैठे हुए थे।
सर्दियों का मौसम था, लेकिन हम लोगों के बरामदे के आगे बड़े बड़े पर्दे थे, जिसकी वजह से ठंड अंदर नहीं आ रही थी। बाहर काफ़ी धुंध भी थी और ठंड भी थी। खाना खाने के बाद हम लोग सारे वहीं पर बैठ के आग सेक रहे थे। थोड़ी देर के बाद हम लोगों के सहन में से बिल्ली के बोलने की आवाज़ आने लग गई, और वो बिल्ली की आवाज़ बहुत ही अजीबोगरीब सी लग रही थी। इस तरह से महसूस हो रहा था जैसे वो हम लोगों के घर में रो रही है। कहा यह जाता है कि बिल्लियों का रोना बहुत मनहूस होता है, बेहतर नहीं माना जाता। हम लोगों ने उसको भगाने की कोशिश की, मगर वो नहीं भागी। जिस कोने से हम लोगों को तावीज़ मिले थे, उसी कोने में वो बिल्ली जाकर बैठ गई। सफ़ेद कलर की वो बिल्ली थी। हम लोग बड़े हैरान हुए कि आज से पहले कभी हम लोगों के घर ऐसी बिल्कुल प्योर वाइट कलर की बिल्ली नहीं आई। फिर ये बिल्ली कहाँ से आ गई? हम लोगों ने कोई इतना ख़ास उस पर गौर नहीं किया। ठंड ज़्यादा होने की वजह से सब अपने अपने कमरे में चले गए। मैं और अम्मी एक कमरे में सोए हुए थे, अब्बू अपने कमरे में थे, भाई भाभी और बच्चे अपने कमरे में थे। तकरीबन रात के 12 बजे का टाइम हुआ तो हम लोगों को ऐसा लगा कि जिस तरह से हाथ में छड़ी लेकर कोई चलता है तो ज़मीन पर आवाज़ आती है, उस तरह से हम लोगों के सहन में कोई चल फिर रहा है। समझ नहीं आ रही थी कि इतनी रात को बाहर कौन चल रहा है। ज़मीन के ऊपर छड़ी की एक मखसूस आवाज़ होती है, वो आवाज़ हम लोग सुन रहे थे। अम्मी ने यही कहा कि साथ साथ सबके घर हैं, हो सकता है कि कोई बाहर चल फिर रहा हो। हम लोगों ने उस चीज़ पर इतना गौर नहीं किया। इसके बावजूद हम लोगों के घर में काफ़ी ज़्यादा अजीब सा माहौल महसूस हो रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे हम लोग तो सब आराम से लेटे हुए हैं, लेकिन कोई ऐसा है जो घर में चल फिर रहा है। कभी बाहर कोई चारपाई को छेड़ता था, वाज़े हम लोगों के घर में से आवाज़ें आ रही थी। बहुत अजीब सा माहौल बन गया था। अम्मी और मैं यही बातें कर रहे थे, मेरे सर में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द शुरू हो गया। अम्मी ने मुझे यही कहा कि सो जाओ, सारा दिन तुम सोचती रही हो इन बातों के बारे में जो तावीज़ हम लोगों के घर से निकले हैं, सो जाओ। मुझे थोड़ा सा बुखार सा भी फील हो रहा था। हम लोग सो गए। हस्बे मामूल सुबह जागे, सहन में जाकर देखा तो हम लोगों के जो चारपाइयाँ बरामदे में थी वो सहन में पड़ी हुई थी, और सहन में मिट्टी के फर्श के ऊपर वाज़े इस तरह से निशान थे जैसे कोई सारी रात स्टिक लेकर यहाँ पर चलता रहा है। अब हम लोग ज़रा परेशान हो गए थे। अब्बू ने आज वो तावीज़ और वो बालों के गुच्छे और वो धागा लेकर इमाम साहब के पास जाना था, मगर अब्बू को एक बहुत ज़रूरी काम के सिलसिले में पहले कहीं और जाना पड़ गया। भाई भी अपने काम पर चले गए थे। हम लोग घर में हस्बे मामूल अकेली थी। दोनों बच्चे बरामदे में ही खेल रहे थे। एकदम से मेरी नज़र पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि जिस कोने से हम लोगों ने तावीज़ निकाले थे, जैसे वहाँ पर दिन की रोशनी में ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज़ गिरी पड़ी है। मैं फ़ौरन गई, मैंने जाकर देखा तो वहाँ पर इस तरह से था जैसे किसी जानवर के पर होते हैं कि अगर कोई बिल्ली किसी जानवर का शिकार करे तो उसके जो पर पड़े होते हैं वो ढेर सारे बिखरे पड़े थे। मैंने अम्मी को बताया कि यहाँ पर आज पर बिखरे पड़े हैं। अम्मी ने यही कहा कि इन चीज़ों को हाथ मत लगाओ, अंदर आ जाओ। मैं फिर जाकर वहाँ पर बैठ गई। एकदम से मुझे ख्याल आया कि मैं अपने बालों में कॉम्ब करती हूँ, अपने बाल बनाती हूँ, चुटिया करती हूँ। जैसे ही मैंने अपने बालों को हाथ लगाया, मुझे अपने सर के बाल बहुत सख्त महसूस होने लग गए। मैंने अम्मी से ये कहा कि अम्मी मेरे सर के बाल बहुत सख्त लग रहे हैं, मेरे बालों को देखें ज़रा। जब अम्मी ने मेरे सर से चादर उतार कर मेरे सर के बाल देखे तो मेरे सर के बालों में ऐसा लग रहा था जैसे गिरा लगी हुई है। मेरे सर के सारे बालों में जगह जगह पर गिरा लगी हुई थी, और वो इतनी अजीब गिरा थी कि अगर वो जिस गिरा को भी हाथ लगाती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता था। मैं रोने लग गई। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी कि कहीं जो तावीज़ निकले हैं ये इनका नुकसान कहीं मुझे ना हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई। अम्मी ने मुझे बहुत तसल्ली दी। अम्मी बहुत परेशान थी। अम्मी ने यही कहा कि अभी इमाम साहब के पास तुम्हें लेकर जाएंगे, तुम परेशान मत हो। सारा दिन उसी टेंशन में मुझे चैन ही नहीं आ रहा था। एकदम से ऐसा लगा कि मेरे कमरे में से जैसे मेरा नाम किसी ने लेकर मुझे बुलाया है। जब मैंने अपने कमरे में जाकर देखा, मेरे कमरे में कोई नहीं था। आवाज़ इस तरह से थी
जैसे मेरी अम्मी की आवाज़ है। अम्मी मेरे पास बैठी हुई थी। मैंने अम्मी से ये कहा कि अम्मी मुझे अभी ऐसा लगा आपने मुझे आवाज़ दी है। उन्होंने ये कहा कि नहीं तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो इसलिए बहुत ज़्यादा सोच रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे पास बैठी हूँ। वो मेरे ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक रही थी। मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। अजीब सी बेचैनी, डर और खौफ मेरे ऊपर तारी हो गया था। शाम का टाइम हो गया। हम लोग कुकिंग कर रही थी। मैं अम्मी के पास ही बैठी थी। हम लोगों का किचन जो था वो सहन में ही था। वो इस तरह से हम लोगों ने किचन बनाया था, मिट्टी का एक बहुत बड़ा बरामदा था और उसकी चारों तरफ पर्दे लगाए हुए थे और वहां पर हम लोग कुकिंग करते थे। मैं वहां पर बैठी तो मेरी नज़र पड़ी सहन में। उस कोने में मुझे ऐसा लगा कि जैसे उस कोने में कोई खड़ा हुआ है। मैंने अम्मी से कहा कि हमारे उस कोने में कोई खड़ा है जहां पर मैंने सुबह किसी परिंदे के पर देखे थे, वहां पर कोई खड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि सफेद कलर के लिबास में कोई खड़ा हुआ है। अम्मी ने भी देखा उस चीज को। वो चीज एकदम से हमारे उस कोने से चलती हुई थोड़ी सी दीवार के पास गई और गायब हो गई। काफी देर हो गई थी। अभी ना अब्बू घर आए थे ना भाई, और मेरे सर के बाल अभी भी वैसे के वैसे ही थे। मैंने अम्मी से ये कहा कि मुझे यहाँ पर नहीं बैठना, मैं अंदर जा रही हूँ। मैं बहुत डर गई थी। अम्मी भी काफी खौफजदा हो गई थी। भाभी बच्चों को सुला रही थी अपने कमरे में। दोनों बच्चे उनके पास ही थे। जब मैं अपने कमरे में गई मेरे सर में बहुत दर्द था। मैं जाकर लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे बेड के ऊपर जैसे कोई आकर लेटा है। मुझे लगा शायद अम्मी आ गई होंगी, कुकिंग कर ली होगी उन्होंने। मैंने अपनी करवट पर लेटी हुई थी और आंखें बंद थी। जैसे ही मैंने दूसरी तरफ फेस किया कि मैं अम्मी से बात करती हूँ, तो उस तरफ ऐसा लगा कि कोई बिल्कुल मेरे जैसी ही कपड़े पहनकर, मेरे ही हुलिये की बिल्कुल सेम टू सेम कोई लड़की लेटी हुई है। मैंने पूछा कौन हो तुम? जब उसने मेरी तरफ फेस किया तो उसका चेहरा बहुत ज्यादा भयानक था, लेकिन उसकी शक्ल भी मेरे जैसी थी, जैसे मेरे मेरे ही कद काट की, मेरे ही कपड़ों के कलर की, बिल्कुल मेरे जैसी ही थी, मगर उसका चेहरा बहुत ज्यादा भयानक था। जब मैंने उस चीज को देखा तो मैं चीखें मारने लग गई। वो जैसे ही मेरी तरफ पलटी वो हंस रही थी। मैं चीखें मारती हुई बेड से नीचे गिर गई। अम्मी भागती हुई अंदर आई। अम्मी ने जब मुझे इस तरह से चीखते और रोते देखा तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है। तो मैंने अम्मी को बताया कि इस तरह से भी मैं इधर आकर लेटी हूँ तो बेड के ऊपर बिल्कुल मेरे जैसी ही कोई चीज लेटी हुई थी। अम्मी बहुत ज्यादा डर गई और वाजे ऐसा महसूस हुआ कि हम लोगों के जैसे बेड के ऊपर से कोई उठता है तो एकदम से महसूस होता है, बेड की आवाज आती है, वैसे बेड की आवाज भी आई और अम्मी ने भी सुनी। अब अम्मी बहुत परेशान हो गई थी। इतने में भाई और अब्बू भी घर आ गए थे। उन्होंने जब मेरे सर के बाल देखे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। भाई फौरन इमाम साहब के पास गए। इमाम साहब आज गांव में मौजूद नहीं थे। उन्हें कोई काम था जिसकी वजह से वो शहर गए हुए थे। उनके घर वालों ने यही कहा कि उनको वापसी पर देर हो जाएगी, आप कुछ देर के बाद आए। भाई वहां से वापस आ रहे थे। इमाम साहब का घर हम लोगों के घर से थोड़ा ही दूर था। भाई वापस आ रहे थे रास्ते में तो भाई को ऐसा लगा कि जैसे मैं वहां पर खड़ी हूँ और मैंने भाई को ये कहा है कि इमाम साहब हमारे घर आ गए हैं, तो उन्होंने कोई चीज मंगवाई है, वो चीज लेने जाना है, आप मेरे साथ आए। भाई ने जब मुझे देखा, भाई ने मुझे डांटा कि तुम क्यों रात को बाहर निकली हो, अगर कोई चीज चाहिए थी तो तुम अब्बू को भेज देती। तो मैंने उन्हें ये कहा कि अब्बू इमाम साहब के पास बैठे हैं, हमें फलां फलां दरख्त की एक शाख चाहिए तो आप मेरे साथ आए। भाई मेरे साथ चलते हुए बिल्कुल वीराने वाली तरफ चले गए। वहां पर पीपल के दरख्त के पास जाकर उस चीज ने जो मेरा रूप लेकर भाई को मिली थी, उसने कहा कि हाँ ये वाली शाख तोड़नी है। जैसे ही उसने शाख तोड़ने के लिए भाई को आगे भेजा, उस चीज ने मेरे भाई को हवा में लटका दिया। उसका चेहरा बिगड़ गया था। मेरे भाई के पांव जमीन से ऊपर थे और वो दरख्त के साथ इस तरह से ऊपर हो चुके थे जैसे उनको दरख्त पर किसी चीज ने पकड़ लिया है। वो चीखें मार रहे थे कि मुझे छोड़ दो। और वो जो चीज मेरा रूप लेकर उन्हें मिली थी, उसने भाई को बहुत ज्यादा डराया। भाई को उसने मारा भी। भाई के मुंह के ऊपर और जिस्म के ऊपर इस तरह से निशान थे जैसे किसी ने उन्हें बहुत तशद्दुद किया है, मारा है। थप्पड़ों के निशान थे उनके चेहरे पर भी और उनकी कमर के ऊपर भी। भाई ने जब ये सब देखा कि वो जो चीज मेरा रूप लेकर आई थी उसका इतना भयानक चेहरा है, भाई चीखें मारने लग गए और आयतल कुर्सी और दुरूद पाक पढ़ने लगे। जिस वक्त भाई ने आयतल कुर्सी ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू की, उस चीज ने मेरे भाई को छोड़ दिया और भाई को दरख्त से
थोड़ा ही वो ऊंचे थे, नीचे गिरा दिया। वो अपनी जान बचाते हुए वहां से भागे तो पीछे से उस चीज ने आवाज देकर कहा कि अगर तुम अपनी बहन को लेकर इमाम साहब के पास जाओगे तो तुम सबका मैं यही हाल करूंगी। और बहुत खौफनाक कहकों की आवाजें आने लग गई। भाई जब घर आए तो उनकी कमीज भी फटी हुई थी और उनके चेहरे पर थप्पड़ों के निशान थे। वो बहुत घबराए हुए थे। अम्मी ने जब उनकी हालत देखी, हम सब ने उनकी हालत देखी, मुझे अपनी तकलीफ भूल गई। हमने भाई से पूछा तो उन्होंने सारी बात बताई कि जैसे ही मैं इमाम साहब के घर से निकला हूँ, गली के कोने के ऊपर मुझे मिसबा मिली और मिसबा मुझे बिल्कुल वीराने में ले गई, जिस तरफ सिर्फ जंगलात हैं और दरख्त हैं। वहां पर जाकर उस चीज ने अपना असल रूप ले लिया और मेरा ये हाल किया। भाई ने यही कहा कि ये बहुत खौफनाक चीज है, पता नहीं ये हम लोगों के साथ क्या करेगी। हम लोग बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए थे। हम लोग सारे एक ही कमरे में बैठे हुए थे। हम लोगों के सहन में फिर ऐसा ही लगा कि कोई स्टिक लेकर चल रहा है। मेरे अब्बू ने बाहर झांक कर देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि मैं सहन में चल फिर रही हूँ, जबकि मैं उनके पास बैठी हुई थी। वो चीज जो भी थी मेरा रूप लेकर घर में चल फिर रही थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत ज्यादा भयानक था। तकरीबन रात के 11:30 बजे अब्बू और भाई फिर डरते डरते इमाम साहब के पास गए। जब वो इमाम साहब के पास गए तो इमाम साहब आ चुके थे। उनसे सारी बात की, उन्हें बताया कि हम लोगों के साथ ये मसला हुआ है। मेरे भाई की हालत देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने यही मुनासिब समझा कि मुझे अभी चलना चाहिए। इधर जब अब्बू और भाई हम लोगों को घर छोड़ कर गए तो हम लोगों के घर में से, सहन में से ऐसा लग रहा था कि मेरा नाम ऊंचा ऊंचा कोई चीज ले रही है। वो खौफनाक आवाजें निकालती थी, मेरा नाम पुकारती थी। हम लोग बहुत ज्यादा खौफजदा थे। वो मेरा नाम लेकर मुझे बाहर बुलाती थी कि मेरे पास आओ। उसकी आवाज भी मेरे जैसी ही थी, कभी वो आवाज बदल लेती थी, कभी वो मेरी आवाज में बोलने लग जाती थी। हम लोग बहुत परेशान थे कि हम लोग क्या करें, पता नहीं ये क्या हो गया है। हम लोगों ने आयतल कुर्सी और दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। उस चीज ने बाहर बहुत शोर शराबा मचाया हुआ था। जैसे ही हम लोगों के घर के करीब इमाम साहब पहुंचे, उस चीज की आवाजें आना बंद हो गई। हम लोगों के गेट पर दस्तक हुई। अम्मी ने जाकर दरवाजा खोला डरते डरते, तो भाई और अब्बू थे। इमाम साहब को लेकर वो हम लोगों के घर आ गए थे। इमाम साहब उसी कमरे में आ गए जहाँ पर हम लोग सब थे। वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग थे, उनके पास अल्लाह की तरफ से काफी ज्यादा इल्म था। वो मस्जिद इमाम भी थे। फिर उन्होंने जब मेरे बाल देखे, सारी बातें सुनी, वो तावीज़ देखे, तो उन्होंने यही कहा कि तावीज़ात के जरिए आप लोगों पर जिन्नात फेंके गए हैं। किसी ने आप लोगों के साथ कोई दुश्मनी पूरी की है, जिसकी वजह से आप लोगों का ये हाल हुआ है। ये तावीज़ जिसने निकाले हैं उसके ऊपर इन चीज़ों का ज़्यादा असर हुआ है। वो मैंने ही निकाले थे। जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने ही निकाले हैं, फिर उन्होंने मुझे दम किया और उन्होंने यही कहा कि आप लोग, उन्होंने हमें एक सूरत बताई, वो सूरत हम लोग पढ़ते रहे। उन्होंने यही कहा कि सुबह मैं आप लोगों को कुरान पाक की आयत की तावीज़ दूंगा, जिस किस्म की भी आप लोगों को आवाज़ें आए, आप लोगों ने उनका जवाब नहीं देना। हम लोगों के घर पर भी वो आयतल कुर्सी की कार मार कर गए थे। उन्होंने यही कहा था कि आप लोगों के कमरे तक कोई चीज़ नहीं आ सकेगी, आप लोगों ने आयतल कुर्सी और दुरूद पाक पढ़ते रहना है। इमाम साहब चले गए। कुछ हौसला हम लोगों को हो गया। मुझे मेरे बाल देखकर उन्होंने यही कहा था कि ये ठीक हो जाएंगे, इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती अब, क्योंकि उन्होंने मुझे दम किया था और एक धागा भी मेरे हाथ पर बांध दिया था। वाइट कलर का एक धागा उन्होंने लेकर मेरे हाथ पर बांध दिया था। सारी रात वो चीज़ कभी मेरी आवाज़ में बोलती रही, कभी ऐसा लगे कि अम्मी की आवाज़ें आ रही हैं सहन में से, कभी ऐसा लगता था कि मेरे भाई के बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं। हम लोगों की फैमिली की आवाज़ों में वो चीज़ हमें बाहर अपनी तरफ मुतवज्जो करती रही। कभी वो रोने की आवाज़ें निकालती थी, कभी ऐसा लगता था हम लोगों के सहन में वो भाग रही है। हम लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा थे। सारी रात हम लोगों ने जाग कर और बैठ कर गुजारी। सुबह होती गई तो इमाम साहब खुद हम लोगों के घर आ गए। 7 बजे का टाइम था, वो हम लोगों के घर आ गए और उन्होंने यही कहा कि मैं यहाँ पर पढ़ाई करूँगा कुरान पाक की। कुछ तावीज़ात भी हमें दिए, पीने के लिए भी दिए, और पूरे घर में उनका पानी भी, उन्होंने कहा कि पूरे घर में इसका पानी, पूरे सहन में इसका पानी छिड़कना है। हम लोगों ने ऐसा ही किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि 7 दिन लगातार मैं आप लोगों के घर आऊँगा, ये पढ़ाई करूँगा, तावीज़ दूंगा, तब ये जिन्नात आप लोगों के घर से जाएंगे।
फिर ऐसा ही कि उन्होंने किया 7 दिन। 7 दिन के बाद जब 8वां दिन था, लगातार वो पढ़ाई करते थे। रात के टाइम खौफनाक आवाज़ें आती थी, लेकिन दिन के टाइम कुछ भी नहीं होता था। वो तावीज़ और बालों के गुच्छे वो अपने साथ ले गए थे। उनकी तावीज़ मुसलसल मैं पीती रही, कुरान पाक की कुछ आयत भी पढ़ती रही, आयतुल कुर्सी और दरूद पाक भी पढ़ती रही। सब घर वालों ने बाकायदगी के साथ पढ़ा। 7वें दिन के बाद जब 8वां दिन था, तो हम लोगों के सेहन में बहुत ज़्यादा धुआं था। पहले दिन के टाइम हल्का हल्का धुआं महसूस हुआ, रात के टाइम बहुत ज़्यादा धुआं था। अगले दिन जब इमाम साहब आए तो उन्होंने बताया कि मैंने उन जिन्नात को इस घर से निकाल दिया है, अब वो आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फिर जब उन्होंने मेरे बाल देखे तो हम लोग हैरान हो गए। मेरे बालों की सारी गिरा खुल चुकी थी और मेरे बाल बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे, जो इतने सख्त, ऐसा लगता था जैसे मेरे बाल इंसानी है ही नहीं। ऐसा लगता था जैसे वो कोई प्लास्टिक की वायर्स हैं, तारे हैं, इतने सख्त हो गए थे। मैं बहुत डरती थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी तकलीफ से बचा लिया। फिर मौलवी साहब ने, इमाम साहब ने हमें ये बताया कि ये किसी ने हम लोगों के साथ कोई दुश्मनी पूरी करने के लिए ये सब किया था। हम लोगों की जायदाद का कुछ प्रॉब्लम था हम लोगों की फैमिली में ही, उन्हीं की तरफ से हम लोगों के साथ ये सब किया गया था। लेकिन हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। ये मेरी खौफनाक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया मिसबा आपका। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती लिसनर्स कि इंसान इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है। वो सिर्फ जायदाद, पैसे और मादी चीज़ों के पीछे दूसरे इंसानों को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। इंसान को वो पता नहीं कैसे भूल जाते हैं लोग कि आप लोगों को, अगर आप किसी को तकलीफ देकर कुछ लेते हैं, पता नहीं वो नसीब होगा या नहीं। हमेशा अल्लाह से मांगना चाहिए, कभी किसी की चीज़ को देकर हसद नहीं करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए और डरना चाहिए ऐसे कामों से, ऐसे अमालों से। क्योंकि जो लोग किसी को भी किसी किस्म का भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कभी ना कभी वो अल्लाह की पकड़ में ज़रूर आते हैं। हमेशा अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। जो कुछ भी मांगना है अल्लाह से मांगे, चाहे फिर वो ज़मीन हो, जायदाद हो, दौलत हो, पैसा हो, कुछ भी हो, अल्लाह से मांगना चाहिए। अगर वो आपकी किस्मत में होगा तो ज़रूर मिलेगा। नसीबों से बढ़कर किसी को कुछ भी नहीं मिलता। कभी भी हसद नहीं करना चाहिए किसी की चीज़ को भी देखकर, कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमेशा अच्छा सोचेंगे तो अच्छा मिलेगा, दूसरों का भला करेंगे तो अल्लाह की तरफ से आपका भला होगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों की आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी? आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर। फेसबुक पर भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, खौफनाक कहानियों के नेम से वहाँ पर ग्रुप भी है, उसे भी ज्वाइन करें। फेसबुक आईडी नौशीन विर्क के नेम से है। इंस्टाग्राम पर भी खौफनाक कहानियों के नेम से ही मेरा पेज है, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। बहुत शुक्रिया लिसनर्स आपका, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नौशीन को दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।